नमस्कार, मैं हूं रिचा अनिरुद्ध और लेकर आई हूं खबरें अनकही। पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए की राशि भेजी जा रही है। आगे चलकर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मिलेगी। चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पर 62 साल की लंबी और शानदार सेवा के बाद लड़ाकू विमान MiG-21 को विदाई दे दी गई। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद MiG-21 विमान उड़ाकर इस ऐतिहासिक उड़ान का नेतृत्व किया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को पेरिस की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। सार्कोजी पर 2007 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए तत्कालीन लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी की सरकार से कथित तौर पर अवैध धन जुटाने का आरोप था। खबरें अनकही में आज बात होगी कोलकाता की बारिश और दुर्गा पूजा पंडालों की, MiG-21 लड़ाकू विमानों के रिटायरमेंट की, लालू परिवार में आई दरार की और लखनऊ में AI से पैदा किए गए खौफ की। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय यानी खुशियों का शहर कहा जाता है, इस समय ये शहर प्रकृति के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। जब शहर अपने सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के लिए दुल्हन की तरह सज रहा था, तब आसमान से ऐसी आफत बरसी कि सारी खुशियां, सारी मेहनत पानी में बहती नजर आईं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे कोलकाता को पानी पानी कर दिया और इस तबाही ने दुर्गा पूजा के रंगों को भी फीका कर दिया है। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। पिछले करीब 40 सालों में लोगों ने ऐसी भयानक बारिश नहीं देखी, जिसने कुछ ही घंटों में शहर की सड़कों को दरिया बना दिया और आम जनजीवन ठप कर दिया। 24 घंटों के अंदर 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने शहर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर इलाके को घुटनों तक पानी में डुबो दिया। इस जल प्रलय में न सिर्फ लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा, बल्कि 10 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। इनमें से ज्यादातर मौतें पानी में करंट आने की वजह से हुई। वहीं रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट्स तक पानी पहुंच गया। 90 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। बारिश के चलते बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस दुर्गा पूजा की छुट्टियों से पहले ही बंद कर दिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन इस बारिश का सबसे ज्यादा दर्दनाक असर उन पंडालों पर पड़ा जो दुर्गा पूजा की आत्मा होते हैं। जो पंडाल कारीगरों और आयोजकों ने महीनों की मेहनत और लाखों करोड़ों के बजट से तैयार किए थे, वो पानी में डूब गए। एक अनुमान के मुताबिक हर छोटे बड़े आयोजक को कई लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक का नुकसान हुआ है। शहर के कई बड़े और मशहूर पूजा पंडालों को भारी नुकसान हुआ। बोसपुकुर, तालबगान और हाथी बागान, नवीन पल्ली जैसे पंडालों के अंदर पानी भरने से किसी की थीम बर्बाद हो गई, किसी की मूर्तियां खंडित हो गई, तो किसी की लाखों की लाइटिंग और सजावट पानी में बह गई। कई पंडालों के ढांचे पानी के तेज बहाव से टेढ़े हो गए। करंट के खतरे से बचने के लिए आयोजकों को बिजली काटनी पड़ी और पंडालों में लोगों का आना जाना तक रोकना पड़ा। अब आयोजकों के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो लाखों करोड़ों का आर्थिक नुकसान और दूसरा किसी हाल में पूजा तक इन पंडालों को फिर से खड़ा करना है। लेकिन इतनी तबाही और निराशा के बीच कोलकाता का जज्बा कायम है। प्रशासन ने भले ही हाथ खड़े कर दिए हों, लेकिन आयोजक हिम्मत नहीं हारे हैं और टूटे फूटे पंडालों को फिर से खड़ा करने में दिन रात एक कर रहे हैं। टूटे हुए ढांचे ठीक हो रहे हैं, भीगी हुई सजावट को बदला जा रहा है और ये सब कुछ इतनी तेजी से, क्योंकि 28 सितंबर को महाषष्ठी है और यही वो दिन है जब पंडालों में मां की मूर्ति की स्थापना होती है। उनकी आंखों से पर्दा हटता है और भक्त दर्शन के लिए पंडालों में उमड़ पड़ते हैं। लेकिन इस सारी मेहनत और जज्बे के ऊपर एक डर का साया अब भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग की माने तो मुसीबत अभी और बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र और गहरा हो सकता है, जिसका मतलब है कि पूजा के मुख्य दिनों यानी सप्तमी अष्टमी के आसपास फिर से घनघोर बारिश हो सकती है। अब आप ही बताइए, ऐसी भविष्यवाणी सुनकर दिल में डर तो होगा ही। एक तरफ पंडाल सज रहे हैं,
लोग जैसे तैसे हिम्मत करके बाहर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ आसमान में फिर से काले बादल मंडरा रहे हैं। कुल मिलाकर हर कोई एक दूसरे से बस यही पूछ रहा है, क्या लगता है बारिश होगी क्या? लोग इंद्रदेव से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा में अब बारिश वाली अड़चन और ना आए। इस प्रलयंकारी बारिश ने न सिर्फ आम जनजीवन को ठप किया, बल्कि उन हजारों कारोबारियों और दुकानदारों की कमर तोड़ दी है जो दुर्गा पूजा के बाजार से साल भर की कमाई की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। कोलकाता के प्रमुख बाजार जैसे न्यू मार्केट, कॉलेज स्ट्रीट, गारिया हाट और बुर्रा बाजार तक पानी पानी हो चुके हैं। जहां दुर्गा पूजा से पहले लोग खरीदारी करने पहुंचते थे, गारिया हाट के दुकानदारों ने कहा कि वो पहले से ही ऑनलाइन शॉपिंग के मुकाबले से परेशान थे। अब बारिश ने उनको और बड़ा झटका दे दिया है। गोदामों में पानी भरने से नया माल भी खराब हो गया। कपड़े, कॉस्मेटिक्स, जूते, चप्पल और फर्नीचर, इन सब की दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। दुर्गा पूजा से पहले इतना नुकसान होने से दुकानदार काफी मायूस हैं। एक दुकानदार का कहना है कि पूजा की पूरी खरीदारी रुक गई है। सारा माल दुकान में भरा है और ग्राहक नादारद हैं। जो माल नीचे रखा था वो सब पानी में भीगकर बर्बाद हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी समझ नहीं आ रहा। और ये सिर्फ एक दुकानदार का दर्द नहीं है। न्यू मार्केट से लेकर बुर्रा बाजार तक हर बाजार का यही हाल है। दुर्गा पूजा की खरीदारी पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है, जिससे व्यापारियों में बेचैनी और चिंता का माहौल है। बारिश का सबसे विनाशकारी असर पड़ा है कोलकाता की पहचान कॉलेज स्ट्रीट पर, जिसे बोईपाड़ा यानी किताबों का मोहल्ला भी कहा जाता है। यहाँ की दुकानों और स्टॉल्स में पानी भरने से करोड़ों रुपए की किताबें खराब हो गईं। पब्लिशर्स का अनुमान है कि नुकसान 2 से 3 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। जाहिर है इस बारिश ने कोलकाता के कारोबार और त्योहार दोनों की रौनक छीन ली है। एक तरफ जान माल का नुकसान है तो दूसरी तरफ उन लाखों लोगों की उम्मीदों का टूटना जो इस त्योहारी मौसम में अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन इन दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के नुकसान की भरपाई कब और कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ पंडालों में लौटती रौनक और कारीगरों का अटूट हौसला है, तो दूसरी तरफ आसमान में मंडराते बादल और मौसम विभाग की चेतावनी का डर। कोलकाता इस समय उम्मीद और आशंका के बीच खड़ा है। शहर की लड़ाई अब सिर्फ इस बारिश से नहीं बल्कि समय से भी है। देखना यह है कि सिटी ऑफ जॉय के लोगों की हिम्मत जीतती है या प्रकृति का कहर उन पर एक बार फिर भारी पड़ता है। अब तो मां का ही आसरा है। भारतीय वायुसेना के लिए आज बहुत बड़ा और भावुक दिन है। आसमान का एक जांबाज प्रहरी, एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसने 62 साल तक देश की सेवा की, वो रिटायर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिकोयान गुरेविच यानी MiG-21 की, जिसे भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई दी। ये वही विमान है जिसने 6 दशकों तक भारतीय आसमान की रक्षा की और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया। इस खास मौके पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन से लेकर आसमान तक MiG-21 के शौर्य को आखिरी बार सलाम किया गया। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित इस विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। इन सभी ने मिलकर MiG-21 की इस ऐतिहासिक विदाई के पल को देखा। समारोह का सबसे खास पल वो था जब MiG-21 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 1985 में जिस MiG-21 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठकर अपनी उड़ान की शुरुआत की थी, रिटायरमेंट के दिन उसे सम्मान देने के लिए वो एक बार फिर से MiG-21 के कॉकपिट में बैठे और फिर से हवा से बातें की। कुल 6 MiG विमानों ने आसमान में एक साथ बादल फॉर्मेशन बनाकर अपनी आखिरी दहाड़ सुनाई। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी इस उड़ान में शामिल रहीं। प्रिया भारतीय वायुसेना की 7वीं महिला फाइटर पायलट हैं। समारोह के दौरान सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जैसे ही ये विमान अपनी अंतिम उड़ान पूरी करके एयरबेस पर उतरे, उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट देकर शाही विदाई दी गई। ये बेहद ही भावुक क्षण था, खासकर उन पूर्व वायु सैनिकों के लिए जो कभी इस विमान को उड़ाते थे।
इस मौके पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हाल ही में लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे। मिग 21 की कहानी 1963 में शुरू हुई थी, जब भारत ने सोवियत संघ से इन विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान था। आते ही इसने वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। यही वजह है कि चंडीगढ़ में बनी इसकी पहली स्क्वाड्रन को फर्स्ट सुपरसोनिक्स नाम दिया गया था। पिछले 62 सालों में भारत ने 870 से ज्यादा मिग 21 विमानों का इस्तेमाल किया है। वायुसेना में इसकी जगह अब स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ले रहा है। रिटायर हुए मिग 21 विमानों को देश भर के म्यूजियम्स में रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान योद्धा की कहानियों को जान सकें। मिग 21 का युग समाप्त जरूर हो गया है, लेकिन आसमान में इसकी वीरता की गूंज हमेशा सुनाई देगी। और इसी गूंज के बारे में बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत, वेटरन, जो कई बार मिग 21 उड़ा चुके हैं। ही इज एन एक्स फाइटर पायलट। बहुत स्वागत है अजय जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग। बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मिग 21 को आपने कब कब उड़ाया? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैं उस पीढ़ी का फाइटर पायलट हूँ। 96 में कमीशन होने के बाद हमारी जनरेशन के सब फाइटर पायलट्स को मिग 21 के थ्रू ही जाना पड़ता था। अच्छा। हमारा रास्ता 21 के थ्रू ही था। 21 उड़ाने के बाद ही मिराज 2000 मिग 29 या किसी दूसरे जहाज़ में जाने का रास्ता निकलता था। तो मैंने तकरीबन 1000 घंटे, तकरीबन 1500 सॉर्टीज़ मिग 21 जहाज़ में उड़ाए हैं। अच्छा। और आज जो न्यूज़ आपने देखी है कि फेज़ आउट किया है इस जहाज़ को, तो बहुत ही बिटर स्वीट दिन रहा है। इमोशनल होना नहीं था, लेकिन होना पड़ गया। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आजकल कितना भावनात्मक रूप से आपके लिए वाज इट एन इमोशनल मोमेंट टू सी दोस विजुअल्स चंडीगढ़ एयरबेस के लिए? हाँ, देखिए ऐसा ना कि ह्यूमंस हैव इमोशंस, मेटल्स डोंट क्राई। इट वाज सपोज टू बी फेजिंग आउट ऑफ एन इक्विपमेंट, लेकिन एक फाइटर पायलट का और अपने जहाज़ का एक अलग तरह का नाता होता है। ऊपर हवा में आपके साथ बस आपका जहाज़ है। यू डोंट गेट इनटू द एयरक्राफ्ट, यू स्ट्रैप द जेट ऑनटू योर बैक। So in that sense, seeing it land for the last time, it was an emotional sight. अच्छा, और एक बात बताइए, मिग 21 के जैसे आपने कहा मशीन है, बहुत सारी फेज आउट होती हैं, हाँ होती रहती हैं। हाँ, ये इसको जिस तरह की विदाई दी गई है, वो हाँ, आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वजह रही होगी? देखिए, वॉरियर्स नॉट इन दिस कंट्री, किसी भी देश में हर सैनिक अपने इक्विपमेंट की देखभाल करता है, उसको बड़े प्यार से रखता है और उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है। और एक टाइम पे तकरीबन 2/3 एयरफोर्स मिग 21 जहाज़ों के स्क्वाड्रन्स की थी। तो एक बहुत बड़ा चंक, जो भी तकरीबन 10 साल की सर्विस से लेके तकरीबन 40 साल की सर्विस जो हमारे चीफ की है, उस रेंज में बहुत सारे फाइटर पायलट्स की लाइफ में मिग 21 का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके साथ हमने लड़ना सीखा है, इसके साथ हमने रहना सीखा है, और इसी के साथ एक साथी और भी था जो वापस नहीं आया। तो हमारे लाइफ के बहुत सारे पहलू इस जहाज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका जाना एक एंड ऑफ एन एरा था इन ट्रू सेंस। कोई इंसिडेंट, या एक तो ये होगा सबसे स्पेशल, मेरे ख्याल से पहली बार आप मिग 21 के कॉकपिट में बैठे होंगे। हाँ जी। बट उसके अलावा कोई क्या यादें आज आपके जहन में हैं? नहीं, यादें बहुत सारी हैं। जैसे कि जो पहला सोलो था वो हमेशा याद रहेगा। आफ्टर बर्नर एंगेज करने पे वो जहाज़ आपको एक किक देता है, ऐसे लगता है जैसे आप एक स्पेस शटल में बैठे हैं। वो एक्सेलरेशन और एक्सिलरेशन, फिर थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट। फियर नहीं है, मतलब फियर से ज़्यादा हल्का हल्का सेल्फ डाउट रहता है, ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे आप मिशन आफ्टर मिशन करते रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर आप उस जहाज़ को उसके एज तक ले जाते हैं, फिर आप उस जहाज़ से जो एक्सपेक्टेड है वो सब डिलीवर कर पाते हैं। वही ट्रेनिंग का हिस्सा है। बीच में बहुत कहानियाँ आई जब उसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा, वो क्या था आपकी नज़र में? देखिए, अगर सिर्फ आंकड़े या स्टैट्स को मायना मान के हम इसका विश्लेषण करें तो वो बात गलत नहीं होगी कि उस एरा के सिंगल इंजन फाइटर्स जो थे 3rd जनरेशन के, उनके मुकाबले में मिग 21 का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था। तकरीबन आपने भी कवर किया पहले, 900 के आसपास जहाज़ हमने इंडक्ट किए, उसमें से 400 के आसपास जहाज़ों के एक्सीडेंट हुए, वो जो कि बहुत हाई एक्सीडेंट रेट है। लेकिन इसके 3 मेन कारण थे। पहला, ये बहुत डिफ़िकल्ट जहाज़ था उड़ाना, नॉट इजी टू फ्लाई। इसके बहुत शार्प एजेस थे, मतलब एक
मोमेंट पे आप सब कुछ ठीक चल रहा है और उसके 1 सेकंड पे आपकी स्पीड 5 kmph कम हुई या आपका एंगल 5 डिग्री बढ़ा, वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकता था। तो इतना डिफ़िकल्ट जहाज़ था और हमारे सबसे इनएक्सपीरियंस लोग इसको उड़ा रहे थे, क्योंकि हमारे पास एडवांस जेट ट्रेनर नहीं था एयरफोर्स के पास। तो मिग 21 से हम एडवांस जेट ट्रेनर या लीड इन फाइटर ट्रेनर का रोल करे थे। तो देखिए, आपके सबसे कम अनुभव वाले पायलट 21 से 24 साल की एज में वो सबसे डिफ़िकल्ट एयरक्राफ्ट आ रहे थे। दिस वॉज रीज़न नंबर 1। सेकेंड, इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आजकल मॉडर्न एयरफोर्सेस में सिमुलेटर्स में निकाला जाता है। 3 डायमेंशनल सिमुलेटर्स हैं, हाई फिडेलिटी हैं। आप उसमें वो सारी गलतियाँ करके देख लो और 1000 बार करके देख लो, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ और फिर आप रियल एयरक्राफ्ट में जाओ। मिग 21 का कोई सिमुलेटर नहीं था। तो ये रीज़न था। और तीसरा, जैसा कि किसी भी सिंगल इंजन फाइटर में ये इशू चैलेंज रहता ही है कि अगर 2 इंजन हैं, एक में बैटल डैमेज या बर्डेड हो जाए तो आप दूसरे इंजन के सहारे वापस घर आ सकते हैं। लेकिन सिंगल इंजन के जो इश्यूज़ बाकी सिंगल इंजन फाइटर्स के थे, इसके भी थे। इसके 2 एडिशनल ये रहे थे कि हमने बहुत कम अनुभव वाले पायलट्स को दिया और उनको ट्रेनिंग एड्स भी हम पूरी नहीं दे पाए। हाँ, बट काफ़ी महत्वपूर्ण मौक़ों पर बहुत काम आया है मिग 21 वॉर्स में। देखिए, सबसे पहले तो ये है क्या नहीं है क्या है, मतलब व्हाट इट इज़ नॉट, क्या है। और दूसरा, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। ये वैल्यू फॉर मनी था। सोवियत संघ ने हमें आलू, प्याज और गेहूं के बदले में भी ये जहाज़ दिया है। दूसरे ऑप्शंस हमारे पास थे नहीं। गरीब देश था, बहुत सारे और खर्चे थे। तो उस समय पे ये बहुत लार्ज नंबर्स पे इंडक्ट हुआ, अच्छी डील थी। और एक डिटरेंस जो है, हम अपनी तलवार को शार्प इसलिए भी रखते हैं कि दुश्मन अपनी तलवार मैदान से बाहर ना निकाले। तो ये हमारी स्वॉर्ड आर्म था, ये हमारा डिटरेंस पावर था। और जब इसे यूज़ करना पड़ा 65 में, 71 में, कारगिल में, बालाकोट में, हर जगह इसने अपना काम भी किया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया इस जहाज़ ने, इस जहाज़ के स्क्वाड्रन्स ने, इस जहाज़ के पायलट्स ने। So today you feel proud of being a fighter pilot जिसने मिग 21 उड़ाया है? हाँ, वो एक क्या कहते हैं ना, कमेटी ऑफ ब्रदरहुड है एक, कि 21 ड्राइवर जो हैं मिग 21 के पायलट्स, उनका अपना एक तरीका है। हम आंखों से पहचान लेते हैं कि अच्छा यूट्यूब क्या बात है। हाँ। अच्छा, अब बीते हुए कल के साथ आने वाले कल की बात करें, तेजस के बारे में आपकी क्या राय है, या उसके बारे में आप क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? देखिए, तेजस इनिशियली डिज़ाइन किया गया था मिग 21 रिप्लेसमेंट का। तकरीबन आधी एयरफोर्स मिग 21 की थी, तो हमें उतने सारे तेजस चाहिए थे। 2001 में उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट हो भी गई थी, लेकिन आज 2025 में भी हम पूरे 2 स्क्वाड्रन कंप्लीट करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जहाज़ है। डिफ़िकल्ट पार्ट ये है कि हमारा होने के बावजूद भी हम फॉरेन डिपेंडेंसी है। जैसे इंजन अमेरिका से आता है, इंजन नहीं आ पाया तो हम नंबर्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। अभी मार्क 1 आया है, मार्क 1A बनना है, मार्क 2 बनना है, एमका बनना है। तो अच्छी बात है कि खुद का है, अपग्रेड कर पाएंगे, अपने घर में डेवलप किए हुए वेपन या एवियोनिक्स लगा पाएंगे। और अच्छी बात नहीं है कि फॉरेन डिपेंडेंसी अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन आइदर वे, तेजस इज़ द फ्यूचर फॉर द इंडियन एयरफोर्स। चलिए, तो चलते चलते आज हमारे सारे व्यूअर्स से आप मिग 21 के इस रिटायरमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? ओके, देयर वाज अ रनिंग जोक इन द एयरफोर्स कि किसी भी पार्टी में हाउ डू यू नो दैट देयर इज़ अ मिग 21 पायलट इन द पार्टी? द आंसर इज़ ही विल कम एंड टेल यू। वी वर सो प्राउड ऑफ हैविंग फ्लोन दैट टाइप that we used to brag about. क्या बात है। Thank you so Thank much. you so much for joining us. Thank और ये you. प्राइड Thank you मुझे for- लगता है हमेशा Thank जितने you भी for- पायलट्स ने मिग 21 उड़ाया है उनके साथ बहुत सारी यादें और ये गर्व हमेशा रहेगा। Thank you for having me. आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, लखनऊ की है तस्वीर। बताइए, इसको देखकर आपके मन में पहला ख्याल क्या रहा है? जो आपके मन में आया वही ख्याल लखनऊ के एक इलाके के लोगों के मन में आया होगा जब उन्हें व्हाट्सएप पर ये तस्वीर मिली होगी। तेंदुए की इस तस्वीर ने लखनऊ के एक बड़े इलाके के लोगों को घंटों तक खौफ में रखा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हकीकत में ऐसा कोई तेंदुआ था ही नहीं। ये एआई से बनाई गई तस्वीर थी जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। चलिए, मैं आपको शुरू से बताती हूँ इस पूरे डिजिटल ड्रामे के बारे में। कहानी शुरू होती है लखनऊ के आशियाना, रुचि खंड और रजनी खंड जैसे पॉश इलाकों से। 24 सितंबर की रात अचानक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक तेंदुए की तस्वीर वायरल होने लगी। तस्वीर में तेंदुआ एक घर के पास सड़क पर घूमता दिख रहा था। बस फिर क्या था, खबर आग की तरह फैली और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोग इतने डर गए कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया।
कुछ स्कूलों ने तो एहतियात के तौर पर छुट्टी कर दी। लोग अपने अपने घरों में छुप गए और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगे कि कहीं तेंदुआ उनके घर के बाहर तो नहीं है। मामला इतना बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तेंदुए की तस्वीर पोस्ट कर सरकार से सवाल पूछ लिया। जैसे ही खबर अधिकारियों तक पहुंची, पुलिस और वन विभाग की कई टीमें फौरन एक्टिव हुई और तेंदुए को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रात भर जंगल और रिहायशी इलाकों की खाक छानी गई, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन तेंदुए का कोई नामो निशान नहीं मिला। ना कोई पैरों के निशान, ना किसी कैमरे में कोई झलक। अधिकारियों का माथा ठनका। उन्हें शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है। जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि जिस तेंदुए ने पूरे शहर की नींद उड़ा रखी थी वो असली था ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कमाल था। खोदा पहाड़ निकला एआई वाला तेंदुआ। पुलिस ने जब इस वायरल फोटो की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की तो वो पहुंचे पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे एक 22 साल के छात्र देवांश पटेल तक। देवांश ने मजाक में एआई की मदद से तस्वीर बनाई और अपने दोस्त हिमांशु रावत को भेज दी, जिसने इसे आगे वायरल कर दिया। पुलिस ने जब देवांश से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि ये सब उसने सिर्फ मजे के लिए किया था। एक मजाक ने पूरे शहर में खौफ फैला दिया और सरकारी मशीनरी को रात भर दौड़ाया। इस हरकत के लिए पुलिस ने दोनों छात्रों पर मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जो जानकारी मिली थी कि इस इलाके में तेंदुआ देखा गया है, दरअसल यहाँ पर देखिए तस्वीरों में एक शख्स जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने साथ यहाँ पर लेकर जाता हुआ, इसने गलत तरीके से एनिमेटेड फोटो बनाई ग्राफिक्स के जरिए और यहाँ पर देखिए इस शख्स ने, और जिसके बाद बोलिए मैंने क्या हुआ? बता रहा है कि हम सिर्फ मजाक में बनाए हैं, हम मजाक में बनाए। बताइए, पूरा रात से हम सब लोगों को पूरे दहशत बनाकर ये मजाक कर रहे हैं। अब इनको हम लोग पकड़ के इनको लेकर जा रहे हैं थाने। अब अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो अगली बार जब सोशल मीडिया पर कोई चौंकाने वाली तस्वीर देखें तो यकीन करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्या पता वो भी एआई का कोई नया मजाक हो। तो चलिए, ये तेंदुआ तो पकड़ा गया, भले ही डिजिटल था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक अनवेरिफाइड तस्वीर ने पूरे शहर को घंटों तक डराए रखा। असल में लखनऊ वालों को किसी तेंदुए ने नहीं बल्कि फेक न्यूज और व्हाट्सएप फॉरवर्ड के उस इकोसिस्टम ने बंधक बनाया था जिसका हिस्सा हम सब हैं। आज एक मजाक ने दहशत फैलाई, कल इसी एआई का इस्तेमाल करके कोई नफरत या हिंसा फैलाने वाली अफवाह क्या कर सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो बात वही है, व्हाट्सएप पर आई हर तस्वीर, हर वीडियो, हर आवाज, हर खबर सही नहीं होती। आपके पास कुछ भी आए तो उसकी सच्चाई का पता किए बिना उसे कभी भी आगे फॉरवर्ड ना करें। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों की कठपुतली ना बने। ये याद रखेंगे तो हम सबकी भलाई होगी। मुलायम सिंह यादव के परिवार की तरह अब लालू यादव का कुनबा भी बिखराव की राह पर खड़ा दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार की अंदरूनी कलह आरजेडी की सियासी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है? याद कीजिए 2017 का समय, चुनाव नजदीक थे और अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को साइकिल से उतार दिया था। समाजवादी पार्टी के घर की कलह ने चुनावी परिणाम बदल दिए थे और अखिलेश के हाथ से सत्ता फिसल गई थी। अब वही कहानी थोड़ा बदलकर बिहार में दोहराई जा रही है। अब कहानी के किरदार समझिए। एक है तेज प्रताप यादव, बड़े भाई, जिनको पार्टी से बाहर किया गया, जिन्होंने अपने रास्ते अलग चुने और खुलकर बोल दिया कि पार्टी के अंदर साजिशें हो रही हैं। दूसरी ओर है रोहिणी आचार्य, वो बेटी जिसने पिता को किडनी देकर भावनात्मक पूंजी बनाई, जिनकी एक एक सोशल मीडिया संकेत ने संगठन और परिवार दोनों को असहज कर दिया। तीसरा किरदार संजय यादव, तेजस्वी के सलाहकार, जिनकी भूमिका अब सिर्फ बैकरूम तक सीमित नहीं दिखती बल्कि पब्लिक फ्रेम में दिखती है और इसी वजह से परिवार के अंदर शक्ति संतुलन पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इन तीनों के बीच तेजस्वी अपनी राजनीति का नया नक्शा बना रहे हैं और यही इस कहानी का केंद्र है। आज जो हालात हैं वो कैसे बने, इसके लिए कुछ महीने पहले चलना होगा। लालू प्रसाद ने मई 2025 में बहू ऐश्वर्या के आरोपों के बाद बड़े बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए आरजेडी से बाहर कर दिया
और सार्वजनिक तौर पर कहा कि अब उनका ना पार्टी में रोल है ना परिवार में। ये निर्णायक कदम चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की कवायद भी था और लीडरशिप पर पूरा कंट्रोल करना भी था। तेज प्रताप ने इसके बाद खुले तौर पर स्वतंत्र लड़ाई का ऐलान किया और आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर जयचंद साजिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का नाम रखा है जनशक्ति जनता दल और चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। हैरानी की बात तो यह है कि तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के पोस्टर में पिता लालू प्रसाद यादव को जगह नहीं दी है। नए पोस्टर में महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की फोटो शामिल की है। ये बताता है कि बगावत केवल भावनात्मक नहीं, चुनावी मैदान में भी सक्रिय है। इसके बाद आई रोहिणी आचार्य ने हाल के दिनों में पिता, परिवार और पार्टी इन सब के हैंडल्स को अनफॉलो कर दिया, साथ ही अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया और संजय यादव की बढ़ती हैसियत पर परोक्ष आपत्तियां सामने आई। ये कदम चुनाव से पहले परिवार बनाम सलाहकार विवाद को हवा देता है। जगह जगह रोहिणी के समर्थन में नारे तक लगे। ये संकेत है कि असंतोष केवल परिवार तक सीमित नहीं, उससे आगे निकल चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने अपने लिए सीट मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली और उन्होंने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट ही नहीं की थी। आरोप लगाए जाने के बाद रोहिणी ने एक्स पर खुली चुनौती दी है। उन्होंने क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तो रोहिणी आचार्य लिखती हैं एक्स पर, मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर कह रहे हैं उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ, बहन, बेटी से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी माँ, बहन, बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे। इस पोस्ट से रोहिणी आचार्य के तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी जगह उन्होंने किसी, जिस को कोट्स में किया है, लेकिन कहते हैं ना, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। दरअसल तेजस्वी के भरोसेमंद सहयोगी संजय यादव को संगठन और रणनीति में बड़ी भूमिका मिली है। उनकी राज्यसभा तक की एंट्री ने परिवार के अंदर शक्ति संतुलन की बहस को तेज किया है। अंदरूनी चर्चा यही इशारा करती है कि सलाहकार प्रधान मॉडल ने पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी और परिवार के एक हिस्से की असहजता को बढ़ा दिया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बहन के बचाव में भाई तेजस्वी यादव उतरे और पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि रोहिणी दी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है। रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है वो शायद कोई ही दे। आज के समय में शायद ही कोई अपने परिवार को किडनी देगा। रोहिणी दी की कभी लालसा न टिकट पाने में रही, न किसी को टिकट दिलवाने में रही। तेजस्वी ये बयान देकर जरूर मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में परिवार की नाराजगी कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ तो रही है। पहले तेज प्रताप यादव, फिर रोहिणी आचार्य, और इनके बीच कहां खड़े हैं लालू प्रसाद यादव, एक ऐसा नाम जिसने बिहार की सियासत को कितने साल अपनी मुट्ठी में रखा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उनका परिवार खुद उनकी बनाई पार्टी को कमजोर कर देगा। एक तरफ बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले से ही बगावत के रास्ते पर चल पड़े हैं, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं और अब अपना अलग मोर्चा बना चुके हैं। दूसरी तरफ पिता को किडनी दान देकर देश भर में सम्मान पाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य गुस्से और नाराजगी के साथ परिवार और राजनीति से दूरी बनाती दिख रही हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से पिता लालू, भाई तेजस्वी समेत पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया और कई तीखे पोस्ट कर अपनी चुप्पी तोड़ी है। यहाँ सवाल तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी खड़ा होता है। तेजस्वी बिहार की राजनीति में सबसे लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं, लेकिन जब पार्टी के अंदर ही परिवार का एक हिस्सा उनके खिलाफ खड़ा हो तो बाहरी दुश्मनों से लड़ाई और मुश्किल हो सकती है।
दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद की जड़ में तेजस्वी के सबसे करीबी माने जाने वाले सलाहकार संजय यादव हैं। बिहार अधिकार यात्रा की बस में फ्रंट सीट पर बैठने भर से बवंडर खड़ा हो गया। रोहिणी ने सवाल उठाए कि पिता और भाई की विरासत में कोई बाहरी कैसे जगह ले रहा है, लेकिन लालू यादव ने बेटी की भावनाओं के बजाय चुनावी राजनीति को तवज्जो दी। उनकी नजर सिर्फ इस पर है कि किसी तरह तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया जाए। बाकी नाराज बेटा हो या बेटी बाद में मना लेंगे। सवाल यह है कि क्या रोहिणी सचमुच सियासत में उतरना चाहती हैं? इस पर भी कई अटकलें हैं। 2020 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में दिखना शुरू किया। 2024 में सारण से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ा और हार गई। कयास लगाए गए थे कि विधानसभा चुनाव में भी वो किस्मत आजमा सकती हैं, मगर तेजस्वी का पूरा समर्थन शायद उन्हें नहीं मिला। ऐसे में उनका मोह भंग होना स्वाभाविक लगता है। वहीं तेज प्रताप, जो पहले से ही कह चुके हैं कि वो अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, अब बहन के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। कृष्ण भक्त तेज प्रताप ने साफ कहा कि रोहिणी का अपमान करने वालों को उनके सुदर्शन चक्र का सामना करना होगा। शायद ये भी सपने में ही होगा उनके। यानी तस्वीर ये है कि लालू परिवार 3 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। एक धड़ा तेजस्वी का, जिस पर पार्टी टिकी है, दूसरा तेज प्रताप का, जो बाहर का रास्ता अपना चुके हैं, और तीसरा रोहिणी का, जिनकी नाराजगी अभी वाकई पार्टी की छवि के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। क्योंकि रोहिणी सिर्फ बेटी ही नहीं है, बल्कि उन्होंने पिता को नया जीवन दिया था। जनता की नजर में उनकी छवि त्याग और सम्मान से जुड़ी है। ऐसे में उनका बगावती रुख भावनाओं को भड़का सकता है। यहाँ विरोधियों की रणनीति भी देखिए। बीजेपी और जेडीयू के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि आरजेडी अब परिवार के अंदर ही टूटने लगी है। नीतीश कुमार और बीजेपी चुनावी मंच से यही सवाल उठाएंगे कि अगर परिवार एक नहीं है तो बिहार को कैसे एक करेंगे। 2017 में समाजवादी पार्टी की टूट ने अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाया था। 2025 में यही कहानी यादव परिवार के दूसरे कुंबे पर लागू हो सकती है। सवाल ये भी है कि क्या लालू प्रसाद यादव आखिरी दांव खेल पाएंगे। उम्र और बीमारी से जूझ रहे लालू अब अपने घर की हालत कितनी संभाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये कलह चुनाव तक सुलझी नहीं तो इसका असर सीधा वोटों के बिखराव में दिखेगा और आरजेडी सत्ता की दहलीज से दोबारा दूर हो जाएगी। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा अब खुले मंच पर दिख रही है। वो खुद को लालू प्रसाद जैसा मास लीडर स्थापित करना चाहते हैं, पर इस रफ्तार में गठबंधन की गांठ और परिवार दोनों कसकर उलझते दिख रहे हैं। तेजस्वी बार बार यही दावा करते हैं कि पार्टी में कोई समस्या नहीं है, सब झूठी अफवाहें हैं, लेकिन सोशल मीडिया, जनभावनाओं और परिवार की उठती आवाजें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। परिवार के आंगन में दरार पहले ही पड़ चुकी थी। तेज प्रताप के निष्कासन ने पारिवारिक नींव को ध्वस्त कर दिया था। रोहिणी का सार्वजनिक नाराज होना, परिवार और पार्टी से डिजिटल दूरी बनाना, चुनावी सभाओं में उनके समर्थन के नारे, ये सब मिलकर एक संदेश दे रहे हैं कि असहमति निजी दीवारों के अंदर नहीं रुकी, और जब सलाहकार की फ्रंट सीट प्रतीक बन जाए तो बहस केवल कुर्सी की नहीं, प्रतिष्ठा की हो जाती है। यही कारण है कि पुराने कार्यकर्ता और परिवार के कुछ हिस्से इस बढ़ते प्रभाव से असहज नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के सामने मौका बड़ा है और चुनौती भी उतनी ही बड़ी। अब देखना यह है कि वो मास लीडर बनने की कीमत रिश्तों से वसूल करते हैं या रिश्तों को साथ लेकर उस मुकाम तक पहुंचते हैं।